चलो, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम कल मैंने बताई थी क्या होता है इसके अंदर। मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम होती क्या है, वैसे बता के गई थी मैं, जितना आप सोर्स इनपुट से दोगे उसका कॉन्जुगेट आपको किस में मिलना चाहिए, आउटपुट में मिलना चाहिए। वो थी आपकी मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम। इनपुट में जेड है, मैंने कल जेड का फंक्शन बताया था, क्या होता है जेड, आर प्लस जे एक्स, यही तो होता है। आर कल मैंने जेड बताया था, जेड इम्पीडेंस होता है जो किसका सम होता है, रेजिस्टेंस का और रिएक्टेंस का, इन दोनों का सम मिलके आपको देता है इम्पीडेंस। हम इसको यूज करते नहीं है क्योंकि ये इमेजिनरी फंक्शन होता है, हम जेड को किसके बराबर लेके चलते हैं, आर के बराबर लेके चलते हैं। अभी इमेजिनरी फंक्शन है, इसमें आपके दो जेड लग रहा है सर्किट के अंदर, एक तो जेड ई क्यू लग रहा है और एक जेड एल लग रहा है। तो मैं मतलब जेड की वैल्यू निकालूंगी, वो दो में निकाल रही हूँ, एक तो ई क्यू के लिए जेड ई क्यू, आर ई क्यू, एक्स ई क्यू। पहले मैंने जेड ई क्यू के लिए जेड की वैल्यू लिखी ये, अब मैं लिख रही हूँ लोड के लिए, एक लोड लग रहा है तो सेम जेड क्या होगा, आर प्लस जे एक्स। लोड के लिए बात करोगे तो जेड एल की वैल्यू कितनी होगी, कितनी, ये तो होगी आपकी जेड ई क्यू की वैल्यू और ये होगी आपकी लोड की वैल्यू। मैंने क्या बोला था, जितना इनपुट दोगे उसका कॉन्जुगेट कहाँ मिलना चाहिए, आउटपुट पर मिलनी चाहिए, तभी आपका ये मैक्सिमम पावर मिलेगी। अब मैं इनपुट पे कितना दूंगी, ये जेड ई क्यू इनपुट पे दूंगी, आउटपुट पे क्या मिलेगा, इसका उल्टा, आउटपुट पे क्या लग रहा है, लोड। तो इसका मतलब जो जेडएल की वैल्यू है, मैक्सिमम पावर जब प्रूव होगी, मैक्सिमम पावर जब निकलेगी तो जेडएल की वैल्यू इसका कॉन्जुगेट होगी, मतलब आर ई क्यू माइनस जे एक्स। अगर आपने इसको सॉल्व करके ये निकाल दिया तो आपकी मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम प्रूव हो जाएगी। यही तो थी मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम, जो इनपुट से दोगे उसका कॉन्जुगेट आउटपुट में मिलना चाहिए। इनपुट में देने वाला ये है और जेडएल में अगर जेड की वैल्यू आर प्लस जे एक्स होती है तो जेड ई क्यू के लिए ये हो जाएगी और जेडएल के लिए ये हो जाएगी। और आउटपुट पे मिलने वाला जो जेड है, आउटपुट जो है वो इनपुट का कॉन्जुगेट है, मतलब अब वैल्यू जो निकल के आनी चाहिए वो ये निकलनी चाहिए। अगर ये निकल जाती है तो आपका प्रूव हो जाएगा कि ये मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम, मैक्सिमम पावर मिल गई अगर जेडएल की वैल्यू इतनी आ गई। तो कुछ लिखवा के गई थी इसमें, स्टेटमेंट लिखवा दिया था, प्रूव स्टार्ट करना है, डायग्राम बना लिया था ये वाला। लिखिए, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम according to this theorem we know that Z is the combination of, we know that Z is the combination of resistance and reactance, resistance and reactance। अब लिखो नेक्स्ट लाइन में, इनपुट इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट, इनपुट इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट इक्वेशन नंबर फर्स्ट लिखिए, लिखिए लोड इम्पीडेंस, लोड इम्पीडेंस ZL, इम्पीडेंस ZL। सेकेंड इक्वेशन,
ये तो हमें पता है और ये हमें निकाल के लानी है। नेक्स्ट लाइन में लिखो वी हैव टू प्रूव दैट नेक्स्ट लाइन में लिखना लोड इम्पीडेंस हमें ये प्रूव करना है। थर्ड इक्वेशन ये प्रूव करके लानी है। अब आ जाओ, ये सोर्स लग रहा है, यहां से कितनी करंट जाएगी आई, तो लोड पे कौन सी करंट पहुंचेगी आई पहुंचेगी, यू जाएगी और यू घूम जाएगी, और लोड पे जाने वाली करंट जो होती है उसे बोलते हैं हम लोड करंट आई एल। तो मैं आई एल की वैल्यू निकाल रही हूँ, कितनी निकली आई बराबर बी अपॉन आर। बी क्या है इसमें ई क्यू, आर कितना है प्लस, दोनों सीरीज में, जेड क्यू और जेड एल की वैल्यू हमें पता है, पुट करते हैं आई एल इक्वल्स टू ई क्यू, जेड क्यू की वैल्यू कितनी है आर ई क्यू प्लस जे एक्स ई क्यू, जेड एल की आर एल प्लस जे एक्स एल। इमेजिनरी फंक्शन अलग कर रही हूँ और रियल फंक्शन अलग कर रही हूँ। इमेजिनरी अलग करते हैं आई एल ई क्यू आर ई क्यू प्लस आर एल प्लस जे एक्स ई क्यू प्लस एक्सएल। यही तो करना है। ये कौन सी करंट निकली आपकी लोड करंट। लिखिए लेट, कहाँ तक लिखा है ये लिखा, नेक्स्ट लाइन में लिखिए, ये लिख दी ना थर्ड। देखो लेट अस कंसीडर the current I flow from the circuit and it is equal to load current IL, and it is equal to load current IL। ये यहाँ तक आ जाओ, इसको नेक्स्ट इक्वेशन नंबर डाल देना 4। हाँ थ्योरम सारी कंप्लीट हो जाएंगी, फिर एक दो टॉपिक और रह जाएंगे, उसके बाद फिर यूनिट कंप्लीट हो जाएगी। हो गया, मुझे निकालनी क्या है अब इसमें, ये तो मेरी करंट निकली है, मुझे निकालनी है मैक्सिमम पावर। निकालने की तो पावर लानी है, मैक्सिमम पावर निकालनी है, किस पर निकालनी है लोड पर, आउटपुट पर निकालनी है पावर की वैल्यू। और पावर की वैल्यू जब निकलेगी जब ये इसका वैल्यू कंजुगेट होगी। पहले मैं केवल पावर निकालती हूँ, पावर को बाद में मैक्सिमम करूंगी, ठीक है। सिंपल पावर निकालते हैं, हमें क्या पता है लोड करंट आई पता है, इसको आई बोल लो या आई एल बोल लो, दोनों एक ही चीज है, क्योंकि यहाँ से निकलने वाली आई है, यहाँ पे पहुंचने वाली आई एल है, वैल्यू सेम रहेगी, दोनों सीरीज में लग रहा है, तो आई बोल लो या आई एल, दोनों एक ही चीज है। अब मुझे पावर निकालनी है, पावर का फॉर्मूला ऐसा बताइए जिसमें आई आता हो, कोई फॉर्मूला पावर का, आई स्क्वायर आर, आई स्क्वायर आर आता है, आई स्क्वायर तो ये रही वैल्यू जो निकलेगी करंट, आर किस पर जाएगी ये जेड एल पे, तो मतलब लोड का इम्पीडेंस लगा देंगे। लिखिए इसमें पावर क्या हुआ सर्किट, तभी होता है आई स्क्वायर आर। लिखिए पावर ट्रांसफर टू द लोड, पावर ट्रांसफर टू द लोड, पावर ट्रांसफर टू द लोड। लिखिए पावर का फॉर्मूला, अभी मैंने मैक्सिमम पावर नहीं लिखवाई है, अभी मैंने केवल पावर लिखवाई है। पावर का फॉर्मूला होता है आई, अरे आई स्क्वायर आर पी, आई की जगह तो आई एल चलेगी लोड करंट,
आर की जगह किस पे निकालना है हमें, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, अपॉन, बस आई एल की वैल्यू पुट कर दो, ई क्यू स्क्वायर जेड एल ओवल आर ई क्यू प्लस, एक चीज और, ऐसा होता है ना एक्स प्लस आयोटा वाई, इसका जब मैग्नीट्यूड निकालते हो क्या करते हो, एक्स स्क्वायर प्लस, ये थोड़ी ना लेते हैं जे, अब मैं स्क्वायरिंग कर रही हूँ तो इसका मतलब मैं जे तो लूंगी नहीं, इसका स्क्वायर प्लस एक्स सी क्यू प्लस एक्सएल का होल स्क्वायर, और क्या बचा, बस यही तो है, ये निकल गई आपकी पावर की वैल्यू, लिखिए पावर, अरे वो नहीं होता एक्स प्लस आयोटा वाई मैग्नीट्यूड निकालते हो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यही तो करते हो, इमेजिनरी फंक्शन थोड़ी ना लेते हैं, रियल फंक्शन लेते, वो लिखते हैं इनका स्क्वायरिंग। हाँ लिखिए, अब तो जरा, ये रिएक्टेंस है, ये रेजिस्टेंस है, और ये रिएक्टेंस है। मैंने बताया था जब हम जेड लिखते हैं आर प्लस जे एक्स, तो हम एक्स नहीं लेते हैं, केवल आर के बराबर मानते हैं, एक्स क्यों नहीं लेते हैं, क्योंकि रिएक्टेंस जो होती है वो रेजिस्टेंस की सबसे मिनिमम वैल्यू होती है, तो ये इसके कंपैरिजन में बहुत कम होती है, इसलिए इसको क्या कर देते हो, जीरो कर देते हो। सेम इसमें आ जाओ, ये तो टोटल आपका रेजिस्टेंस हो गया और ये टोटल आपका रिएक्टेंस हो गया, इसके कंपैरिजन में इसकी वैल्यू क्या होगी, बहुत कम होगी, इसके बढ़ाने पर इस पर इफेक्ट पड़ेगा, लेकिन इसके बढ़ाने से इस पर कुछ इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो हम इस क्वांटिटी में से इसको क्या कर सकते हैं, जीरो कर सकते हैं। लिखिए, इन अबव इक्वेशन, इन अबव इक्वेशन XCQ and XL are negligible with respect to REQ and RL, REQ and RL, therefore इसके रेस्पेक्ट में इसको नेग्लिजिबल करा है, तो P की वैल्यू कितनी बचेगी, ऐसे लिख, नियर इक्वल टू जीरो, P कितना आ गया, अगर ये जीरो हो गया, लगभग जीरो है, तो XCQ की बराबर वैल्यू किसके बराबर आएगी, माइनस एक्सएल की, समझ में आ गया, अगर ये जीरो हो गया तो P कितना बचेगा, P की वैल्यू लिख दो जो बचेगा, E की स्क्वायर जेड एल अपॉन आर ई क्यूब प्लस आर एन, यही बचा P। अब मुझे क्या, हाँ स्क्वायर तो चलेगा, अब मुझे क्या करना है, ये P की वैल्यू निकली है लोड पर, और मुझे कैसी इसकी वैल्यू निकालनी है, मैक्सिमम वैल्यू, अब इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, जब किसी क्वांटिटी की मैक्सिमम वैल्यू निकालते हो तो उसका डिफरेंशिएशन इक्वल टू जीरो होना चाहिए, मतलब उसका फर्स्ट डेरिवेटिव जीरो होना चाहिए, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकालते हैं, dp ओवर डी, ठीक है, आर के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं क्योंकि लोड पर रेजिस्टेंस, लोड निकालना है लोड पर, तो रेजिस्टेंस किसका चलेगा, लोड का, अब इसका रिस्पेक्ट आर के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करते हैं, यू अपॉन लगाइए 4, फिर इसको कांस्टेंट, हाँ माना जाएगा ना, अलग निकाल के कर लो, ऐसे कोई ना, ई क्यू स्क्वायर जेड एल को अलग हटा लो, जेड के अंदर आर है तो सही, तो अलग कैसे हटा सकती हूँ, नहीं समझे, अरे जो जेड है आर एल के रिस्पेक्ट में कर रही हूँ मैं, लेकिन जेड के अंदर आर एल प्लस जे एक्स एल होता है,
अब जेड के अंदर तो आर है, तो कैसे अलग कर सकते हो? इसे अलग तो कर ही नहीं सकते डिफरेंशिएशन। कहाँ तक चल रही थी? मैं इधर चल रही थी, तुमने कहाँ तक लिखा है कॉपी में? ये ये लिखना है, ये भी लिख लो जरा, पहले इसे लिखो फिर इसके आगे लाइन लिखवाऊंगी तब ये लिखना। पहले ये लिख लो पी की वैल्यू। पी की वैल्यू लिखो फिर उसके बाद लिखो नहीं आया समझ में? आ गया? यहाँ तक तो आ गया होगा। लिखिए फॉर मैक्सिमम पावर कॉमा द फर्स्ट डेरिवेटिव is equal to 0. The first derivative of power is equal to 0. The first derivative of power is equal to 0. आ जाओ। अब मैं इसको जीरो नहीं कर सकती, इसको मैं कांस्टेंट नहीं मान सकती क्योंकि मैं आरएल के स्पेक में कर रही हूँ, इसके अंदर आरएल प्लस जेएक्सएल चलता है। अब इसको तोड़ देते हैं आरएल प्लस जेएक्सएल में। चलो पहले डेरिवेटिव बाद में करूंगी, पहले तोड़ ही देती हूँ। पी ई क्यू स्क्वायर आर एल प्लस जे एक्सएल, नीचे तो वही चल रहा है आर ई क्यू प्लस आर एल का होल स्क्वायर। अब इधर आ जाओ, इसके रिस्पेक्ट में ये भी क्या होगा? छोटा होगा। जब हमने इन दोनों को जीरो इक्वल टू जीरो मान लिया है तो मतलब इसकी वैल्यू तो क्या चल रही है आपकी? लगभग जीरो चल रही है, तो एक्सएल को तो नियरली इक्वल टू क्या चलेगा यहाँ पर? जीरो। बचेगा क्या केवल आपका ई क्यू स्क्वायर आर एल ओवर आर ई क्यू स्क्वायर प्लस आर एल का। अब सही है? अब कर लो। करते हैं डीपी ओवर डी आर एल। इसको बोलको इसको कांस्टेंट, इसको कांस्टेंट रखेंगे और डिफरेंशिएशन इसका तो आर एल का तो वन हो जाएगा। क्या बचेगा यहाँ पर? ई क्यू, बीच में क्या आता है? माइनस। अब इसको कांस्टेंट रखोगे ई क्यू स्क्वायर आर एल, इसको कांस्टेंट रखा, डिफरेंशिएशन इसका इसका करोगे तो टू आगे आ जाएगा, तो यहाँ देगा टू आर ई क्यू प्लस आर एल, और नियरली इक्वल टू किसके बराबर चलेगा? ये जीरो के बराबर। तो इसका मतलब ये फंक्शन आपका जो चल रहा है आर ई क्यू प्लस आर एल का होल स्क्वायर इक्विवेलेंट, चलो बाद में करूंगी ये सब, स्क्वायर माइनस टू ई क्यू स्क्वायर आर एल आर ई क्यू प्लस आर एल, साइड में लिखते जाओ जरा, मैं मिटा दूंगी अभी से, आर ई क्यू प्लस आर एल का होल स्क्वायर। चलो कॉमन लो, इसमें से कॉमन क्या क्या आएगा? ई क्यू स्क्वायर आर ई क्यू प्लस आर एल, आर ई क्यू प्लस आर एल कॉमन लूंगी तो इससे तो जीरो में चले जाएगा, ये कट जाएगा एक, ये बाकी जीरो में चला जाएगा। बचेगा क्या क्या वो बता दो बस। आर ई क्यू प्लस आर एल बचेगा, ये जीरो में गया, माइनस टू आर एल इक्वल टू, अब यहाँ से क्या बचेगा? आर ई क्यू माइनस आर एल बराबर जीरो। आर ई क्यू की वैल्यू किसके बराबर आएगी? आर एल के बराबर आ गई, दो वैल्यू निकल गई, एक्स ई क्यू की तो माइनस एक्सएल, आर ई क्यू की आर एल। फंक्शन क्या था? जेड बराबर आर एल प्लस जे एक्सएल, उसमें वैल्यू पुट कर दो, आर एल की भी और एक्सएल की भी, आपका कॉन्जुगेट निकलाएगा। पहले से लिख लो, मैं बताती हूँ। कॉमन लिया आर ई क्यू प्लस आर एल और ई क्यू स्क्वायर, आर ई क्यू प्लस आर एल से एक तो कट गया, अब नीचे एक जो बचा वो जीरो में चला गया, ई क्यू स्क्वायर कॉमन लिया वो भी जीरो में चला गया, बचा क्या केवल
मैंने स्किप कर दी है स्टेप। हो गया। अब दो वैल्यू निकल गई, एक तो आर, अब सही देखो, एक तो आ गया आर ई क्यू आर एल के बराबर, और एक निकला था एक्स ई क्यू माइनस एक्सएल के बराबर, दोनों निकले थे। अभी निकाला है जस्ट पहले एक्स ई क्यू माइनस एक्सएल, उसको फर्स्ट इक्वेशन डाल दो, इसको सेकंड इक्वेशन डाल दो। नहीं फर्स्ट सेकंड तो डाल चुके हो, कितनी डाल चुके हो? 4 एक्स ई क्यू बराबर माइनस एक्सएल को डालो फिफ्थ, और इसको डालो सिक्स। इसको सिक्स डाल दो और एक्स क्यू माइनस एक्सएल वाले को फिफ्थ डाल दो। अब मुझे ये बताओ, ये वाली इक्वेशन थी ना एक, जेड एल बराबर आर एल प्लस जे एक्स एल, ये कौन सी इक्वेशन नंबर डली हुई है? ये सेकंड है। अब मैं क्या कर रही हूँ, इसमें आर एल की वैल्यू और एक्स की वैल्यू पुट कर रही हूँ। देखो जरा, आर एल का कितना आया है, आर ई क्यू, और एक्सएल का माइनस एक्स क्यू। हो गया प्रूफ, इसका कॉन्जुगेट होता है, लिख दीजिए। पुटिंग द वैल्यू ऑफ फिफ्थ एंड सिक्स, putting the value of fifth and sixth in equation second. We get, ये लिख दो। लिख दीजिए, इसको ब्रैकेट में क्लोज कर दो और लिख दो, hence it is proved that, hence it is proved that the input impedance is conjugate to load impedance, to load, which states
मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम कंप्लीट। एक लास्ट बची है वो और कर लो, छोटी सी है वो तो, कंपनसेशन थ्योरम, फिर खत्म हो जाएंगी थ्योरम। हाँ, इन दोनों पे न्यूमेरिकल नहीं होते, इन दोनों की थ्योरम पे, मैक्सिमम पावर की पे और कंपेंसेशन की, न्यूमेरिकल नहीं है। न्यूमेरिकल है वो 4 थ्योरम जो मैंने करवाई थी उन पे। ये भी पूछ लेता है, ये वाली थ्योरम जो है मैक्सिमम पावर की। चलो नेक्स्ट डालो, कौन से नंबर की है? 6th। इसके बाद एक और है मिलर थ्योरम, पर वो सिलेबस से हटी हुई है। 7 थ्योरम है वैसे टोटल। कंपेंसेशन है, देखो होता क्या है इसमें, पढ़ लिया? जैसे कोई सर्किट है, नॉर्मल सर्किट ले रही हूँ, ये वोल्टेज सोर्स लग रहा है, इसमें कोई इम्पीडेंस लग रही है यहाँ पर, जाए इसका वोल्टेज है। कंपेंसेशन थ्योरम क्या बताता है, जब इसमें वोल्टेज है तो रेजिस्टेंस के दोनों एंड्स पर पोटेंशियल डिफरेंस ऑब्टेन्ड होता है। जितना पोटेंशियल डिफरेंस इस इम्पीडेंस के दोनों एंड्स पर हो रहा है, ये तो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, यहाँ पर निकालो यहाँ पर निकालो, दोनों का माइनस कर दो, वो पोटेंशियल डिफरेंस इसके अलोंग निकल जाता है कि कितना पोटेंशियल डिफरेंस है। जितना पोटेंशियल डिफरेंस इस इम्पीडेंस के अलोंग निकल रहा है, आप क्या करो, इतनी वोल्टेज सोर्स का कोई दूसरा, इतनी वोल्टेज का कोई दूसरा वोल्टेज सोर्स लगा दो, जितनी वोल्टेज ये देगा उसके सेम टू सेम ये देना चाहिए। अगर ऐसा हो जाता है तो वो है आपका स्टेटमेंट कंपेंसेशन थ्योरम। आया कंपेंसेशन थ्योरम? क्या बताती है कंपेंसेशन थ्योरम? अगर कोई नॉर्मल वोल्टेज सोर्स लग रहा है, इंपीडेंस के अक्रॉस जितना आपका पोटेंशियल डिफरेंस निकल रहा है, जो वो वोल्टेज वोल्टमीटर जो नोट पोटेंशियल कर रहा है, उतनी का अगर आप यहाँ पर वोल्टेज सोर्स लगा दो तो दोनों की वैल्यूज क्या रहनी चाहिए? सेम रहनी चाहिए। ये स्टेटमेंट है। जो इसके अक्रॉस पोटेंशियल निकल रहा है और जो इसकी पोटेंशियल है, मान लिया इसके अक्रॉस 5 वोल्ट का पोटेंशियल निकल रहा है, तो आपको जो वोल्टेज यहाँ वोल्टेज सोर्स लगाओगे वो कितने का लगाना होगा? तो भली रीडिंग आप इससे ले लो या इससे ले लो, सेम आती है। आगे समझ में? ये कंपेंसेशन है और सबसे थर्ड क्लास थ्योरम है, ये आती नहीं है पेपर में, लेकिन सिलेबस में इसलिए मैं करवा रही हूँ। इंपॉर्टेंट जो है वो 4-5 थ्योरम है बस, सुपरपोजिशन, थेवेनियन, नॉर्टन, रेसिप्रोसिटी और मैक्सिमम पावर, ये नहीं है। और रेसिप्रोसिटी भी इतनी नहीं है जितनी मैक्सिमम पावर है। मैक्सिमम पावर जो 2 पूछी जाती है मेन, तो थेवेनियन और नॉर्टन पूछी जाती है पेपर में। क्वेश्चन इन दोनों में से मिलता है न्यूमेरिकल, थेवेनियन या नॉर्टन, और उसके बाद सुपरपोजिशन, उसके बाद मैक्सिमम पावर, और फिर आपकी रेसिप्रोसिटी, और ये तो लास्ट में, ये कभी आई नहीं है कंपेंसेशन के साथ, इसमें कुछ भी नहीं है कंपेंसेशन थ्योरम में। आगे समझ में? चलो ये और कर लेते हैं। एक चीज और सुन लो जरा, ये तो पढ़ लिया तुमने कंपेंसेशन थ्योरम होता क्या है। अब हम इसको कौन से सर्किट से प्रूव करते? देखो, ये थ्योरम पढ़ी जाती है आरएल सर्किट के थ्रू, पढ़े है ना, एलसीआर, आरएल, एलसी। ये जो थ्योरम है वो किस सर्किट की हेल्प से पढ़ते हैं हम? आरएल के लिए। अब यहाँ वोल्टेज सोर्स लग रहा है, इसके अलावा पोटेंशियल कितना डेवलप होगा? ये वोल्टेज सोर्स लग रहा है, इसके अलावा पोटेंशियल कितना होगा? यहाँ से करंट जाएगी आई, तो यहाँ पोटेंशियल कितना होगा? आई यार, इसके अलावा अब जाएगी ये क्या है? एल मतलब इंडक्टेंस है, जिसको कॉइल से रिप्रेजेंट किया जाता है।
ये इंडक्टेंस है। अब करंट इसमें जाएगी, इसमें करंट जाएगी तो इसके अक्रॉस भी पोटेंशियल आएगा। अब इसका पोटेंशियल कितना आएगा ना, एल डी आई ओवर डी टी। लेंज लॉ भूल गए, ये आता है एल डी आई ओवर डी। लेंज लॉ पढ़ा होगा, लेंज लॉ के अंदर ईएमएफ जो निकलता है कॉइल के लिए वो इतना होता है। यहाँ करंट आई आ रहा है, अब अगर मुझे वोल्टेज निकालनी है तो कैसे निकलते हैं अपन, यहाँ टर्मिनल से करंट चालू करते हैं तो वोल्टेज कितनी होगी इस पर जाने वाली, ओवर डी टी माइनस ई बराबर कितना आएगा, ये होगा आपका जो वोल्टेज सोर्स लग रहा है उसकी ईएमएफ। पहले स्टेटमेंट लिखो इस थ्योरम का। प्रूफ तो ये तो निकल के आई है, प्रूफ ही ना करनी है। देखिए अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम the impedance of the circuit, the impedance of the circuit is replaced by another voltage source comma the value of potential in both these conditions, the value of potential in both these conditions remains same, remains same, remains same। डालिए प्रूफ, प्रूफ ये बना लो आरएल सर्किट, आरएल सर्किट बनाइए। ये वैसे ऐसी जनरल पूछ रही हूँ, ये है नहीं सिलेबस में। यहाँ वोल्टेज सोर्स लगाते हो, इस वोल्टेज सोर्स की वैल्यू कितनी होती है, फिक्स वैल्यू रहती है इनकी। इक्वल्स टू ई नॉट, ये रहती है फिक्स वैल्यू। ये तो मैंने जनरल पूछा था, इसमें ऐसा कोई रिलेशन नहीं है। बन गया, लिखिए दिस थ्योरम prove with the help of RL circuit, prove with the help of RL circuit, RL circuit लिखिए on applying Kirchhoff's law, on applying Kirchhoff's law, ये लिख दीजिए। हो गया, देखो तुमने दो लॉ पढ़े, फैराडे लॉ और लेंज लॉ। फैराडे और लेंज में डिफरेंस क्या था, कितना सा डिफरेंस है। लेंस जो है वो डायरेक्शन बताते थे, लेकिन फैराडे ने डायरेक्शन नहीं बताई थी। होता क्या है फैराडे और लेंस जो, जब किसी सर्किट के अंदर करंट फ्लो की जाती है तो उससे ऑब्टेन जो इलेक्ट्रो मैग्नेटिक फोर्स होता है, ईएमएफ होता है,
वो उसकी वैल्यू को चेंज करता है, यही तो होता है। और लेंज ने बता दिया था डायरेक्शन भी, कि डायरेक्शन भी चेंज करेगा, लेकिन फैराडे ने डायरेक्शन नहीं बताया था, इसलिए याद हो तो हमने एक के लिए तो लिया था, फैराडे ने जो ईएमएफ बताया था वो तो लिया था हमने डी फाई ओवर डी टी, इसी से रिलेशन है इसलिए बता रही हूँ। ये तो फैराडे ने लिया था। और लेंज ने क्या कर दिया था, ई बराबर माइनस, तो सही कौन सा लॉ था, लेंज वाला। फैराडे वाले गलत हो गए ना, उन्होंने डायरेक्शन नहीं बताई, लेकिन लेंज ने डायरेक्शन बता दी, तो इसका मतलब लेंज आपके सही थे। फाई की वैल्यू जो होती है वो होती है एल आई, ये हम मैग्नेटिक फील्ड वाले चैप्टर में पढ़ते हैं, फाई बराबर एल आई होती है, मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू कितनी होती है एल आई, याद नहीं होगा, सब भूल गए 12th क्लास में। ये फाई बराबर एल आई होता है, तो हम इसमें वैल्यू रखते हैं एल आई, तो आता है ये एल भार डी आई ओवर डी टी, जो आपने निकाला है कॉइल के अक्रॉस कितना वोल्टेज रहता है, इतना रहता है, वो कहाँ से निकलता है, ये लेंज लॉ से, ये इधर से निकलता है, इस किसके इंडक्टेंस के अक्रॉस कितना वोल्टेज सोर्स है, ई बराबर एल डी आई ओवर डी टी। लेकिन हमने वहां नेगेटिव साइन नहीं लिया है, क्योंकि हमने जनरल वोल्टेज लिया है। लेकिन लेंज ने क्या बताया था कि डायरेक्शन आनी चाहिए, तो मतलब इसके अप्रॉक्स डायरेक्शन कितनी होनी चाहिए, माइनस एल डी आई ओवर डी टी, इतनी होनी चाहिए। तो मतलब माइनस एल डी आई ओवर डी टी, ये तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है, किसके द्वारा, लेंस द्वारा दिया गया ईएमएफ। और रेजिस्टेंस का ईएमएफ कितना है, आई आर। लेंस वो क्या कहते हैं, लेंस क्या बताते हैं, जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स निकलता है इंडक्टेंस का, और जो आपका टोटल, आप जिस सर्किट में जो टोटल सोर्स लगा रहे हो, वो इन दोनों का सम किसके बराबर रहता है, आई आर के। मतलब ये जो टोटल वोल्टेज है आई आर का, इन दोनों को मिला के वोल्टेज के बराबर, दोनों बराबर रहते हैं। आप रेजिस्टेंस का निकालो अलग और दोनों के वोल्टेज सोर्स का निकालो, तब जाके, क्योंकि ई में से कुछ माइनस हो जाएगा। मान लिया यहाँ पर कोई वोल्टेज है 18 वोल्ट है ई की वैल्यू, इस पर मान लिया मैंने 12 वोल्ट है, और इस पर मान लिया 6 वोल्ट है, तो इसका मतलब ये तो -6 हो जाएगा, प्लस ये 18 हो जाएगा, तो 18 - 6 कितना बचेगा 12, और इस पर ये कितना था 12 वोल्ट, तो दोनों वोल्टेज क्या रहते हैं, बराबर रहते हैं। ये बताए थे लेंज ने, ये रूल सही है। और ये जो निकाला है हमने, ये किरचॉफ के थ्रू निकाला है, ये तो निकाला किरचॉफ के थ्रू, और ये आपका रियलिटी जो होती है लेंस के थ्रू, वो चीज है। अगर ये ऐसा होता है तो एल ई बराबर कितना आएगा, एल डी आई ओवर डी टी प्लस आई आर, ये वाला ईएमएफ और ये वाला ईएमएफ दोनों सेम है। इसका मतलब आप भले आर और एल लगाओ, या आर एल एल को रिप्लेस कर दो ई से, दोनों की वैल्यू क्या आती है, सेम आती है। आगे समझ में, ये सारा पैटर्न दिया हुआ किसका है, लेंस का। लिखिए, इसमें इक्वेशन फर्स्ट डाल दिया, लिखिए अकॉर्डिंग टू लेंस, अकॉर्डिंग टू लेंस माइनस एल डी आई ओवर डी टी, minus L di over dt is the electromotive force, EMF is the electromotive force at any time t, at any time t the effective EMF ये लिखना बस, ये minus L di over dt plus E, the effective EMF this which are obtained across the resistance। ये जो EMF है टोटल, ये किसके अक्रॉस ऑब्टेन होता है, रेजिस्टेंस के अक्रॉस। अगर ये रेजिस्टेंस के अक्रॉस ऑब्टेन हो रहा है ये वोल्टेज, तो ये वोल्टेज और ये वोल्टेज दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। लिख लो पहले, विच इज ऑब्टेन्ड अक्रॉस द रेजिस्टेंस, बस फुल स्टॉप। सुन लो जरा, माइनस एल डी आई ओवर डी टी प्लस ई, ये तो इफेक्टिव ईएमएफ हो गया। ये वाला जो ईएमएफ होता है वो रेजिस्टेंस के अक्रॉस ऑब्टेन होता है, मतलब इन दोनों के वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर होता है। तो इसकी वैल्यू जो है वो इसके वोल्टेज की क्या होगी, बराबर होगी। तो अगर ये इसके बराबर है तो ई की वैल्यू कितनी आ गई,
इतनी क्या लिखा, विच इज अक्रॉस द रेजिस्टेंस। अब लिख दो ये दोनों, और इसको डाल देना इक्वेशन नंबर सेकंड। थ्योरम तो नहीं, एक लाइन और लिखो। हाँ हो गया। इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड आर सेम, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड आर सेम, which states compensation theorem, which states compensation theorem। बेकार है, इसलिए नहीं आती। ये बेकार है, इसलिए नहीं आती। इसको देने से अच्छा तो वो इतनी अच्छी अच्छी बैठी है, थेवेनियन और नॉर्टन सुपरपोजिशन, वो नहीं देगा। ये दो लाइन का वापस से वही स्टेप रिपीट करवा के क्या देगा इसको। इसको दे के तुम्हें 4 नंबर फालतू के मिलने वाले हैं, क्योंकि एक ही फॉर्मूला 2 बार लिखाओगे, हो गया काम। क्यों देगा वो ये? आती इसलिए नहीं है क्योंकि अच्छी थ्योरम नहीं है, जो यूज आने वाली है। और ये आपके फिजिक्स लैब में कहीं यूज नहीं आती है ये थ्योरम। जो थ्योरम आती है वो आपकी वो आती है, वो सारी थेवेनियन नॉर्टन वही आती है। इसमें तो है क्या, 2 लाइन की है, इस वजह से है नहीं इसमें कुछ। पिछली साल तो मैंने कराई नहीं थी, इस साल मैंने करवा तो भी थी ये वाली थ्योरम, आती नहीं थी इसलिए मैंने करवाई भी नहीं थी। चलो हो गया ये टॉपिक, थ्योरम तो कंप्लीट हो गई। अब देखो आपके कौन कौन से टॉपिक बचे हैं। एक तो बचा है टी एंड पाई सेक्शन नेटवर्क। ये क्या होता है अभी मैं पढ़ाऊंगी तब सुनना, अभी टॉपिक सुन लो। एक बच्चा है ड्राइविंग इम्पीडेंस और इंटरनल इम्पीडेंस, ट्रांसफर इम्पीडेंस और ड्राइविंग इम्पीडेंस, ये 2 टॉपिक बचे हैं, और बाकी तो शायद सब हट गए। और तो कुछ रह नहीं गया इसमें। अरे ये क्या हो गया, बात नहीं करो। क्या 4 आती है 33 नंबर की है, चारों 33 नंबर की है। पेपर पेपर तो वो आएगा आपका 7-7 नंबर का। यूनिट पूछ रहे हो क्या? ऐसे फिक्स नहीं है, क्वेश्चन फिक्स होता है कि फर्स्ट यूनिट में से, एक मिनट शांत तो पहले, वो जो शुरू के 12 क्वेश्चन आते हैं ना, वो चारों क्वेश्चन में से मिक्स आते हैं। फिर नीचे के 4 वो अलग चलती हैं, वो सब जो दूसरी यूनिट से चलती है। पेपर पैटर्न नहीं पता तुम लोगों को? पता होगा। यूनिट फर्स्ट जो आती है ना, उसके अंदर पहला क्वेश्चन आता है, उसके अंदर 12 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें से आपको कोई भी 10 करने होते हैं। और ये जो 12 क्वेश्चन होते हैं वो सब यूनिटों का मिक्सचर होता है, एक एक नंबर के क्वेश्चन। फिर आती है आपकी यूनिट सेकंड। यूनिट सेकंड के अंदर ऐसा आता है दूसरा क्वेश्चन, फर्स्ट सेकंड और लग के फर्स्ट सेकंड, या तो ये दोनों अटेम्प्ट करो या ये दोनों अटेम्प्ट करो। और ये जो यूनिट सेकंड आएगी वो इसकी यूनिट फर्स्ट होगी, जो यूनिट सेकंड आएगी वो इसकी यूनिट फर्स्ट, फिर थर्ड सेकंड फोर्थ थर्ड और फिफ्थ फोर्थ। पहली यूनिट सबका मिक्स है, बस ऐसे होता है पेपर। इस साल चेंज कर दिया, इस साल फिफ्थ का फोर्थ हो गई ना। इस साल बोला है कोई भी 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने को, या तो ये दोनों कर दो, कोई भी 2 करने को बोला है, वैसे पूरा करवाते हैं। नहीं नहीं नहीं, या तो ये पूरा क्वेश्चन कर दो और ये पूरा कर दो, और भी नहीं छोड़ना है इस बार। और 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, या तो ये पूरा कर दो ये फर्स्ट वाला, और एक ये कर दो, या फिर ये पूरा कर दो अगली वाली यूनिट पूरी कर दो। 2 क्वेश्चन करने हैं इस साल, तुम्हारे लिए नहीं है ये रूल, जो पेपर दे रहे हैं उन लोगों के रूल है। हमारे को ट्राई करना है जो सब है।
पूरा टॉपिक आता है मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम, पूरी लिखो। जितना है उतना ही करना है? अरे आवाज नहीं। 3-3 4-4 पेज किस में भरोगे? जब अगर मैक्सिमम पावर आ गई ट्रांसफर थ्योरम कहाँ से भरेंगे? 4 पेज भर ही नहीं सकते। जितना है उतना करो। अभी तो 5 मिनट बचे हैं वैसे। टॉपिक डालो। 2 टॉपिक बचे हैं, टी एंड पाई और ट्रांसफर इम्पीडेंस और ड्राइविंग। अरे मैं थोड़ा सा ही करवा रही हूँ, ज्यादा नहीं करवा रही, बस हिंट दे के जा रही हूँ होता क्या है। होता हो तो नहीं पाएगा, मुझे भी पता है। देखो दोनों में डिफरेंस क्या है, टी और पाई। नेटवर्क बनाने, टी का मतलब टी बनाओ। टी कैसे बनाते हैं? ऐसे ही तो बनता है टी। इसमें जोड़ दो इम्पीडेंस। ये हो गया टी नेटवर्क। जेड ए, जेड बी और बनाना है पाई नेटवर्क। पाई कैसे बनता है? ये होता है पाई। इम्पीडेंस जोड़ दो। जेड ए, जेड बी, जेड सी। आपको क्या करना है? टी नेटवर्क को पाई नेटवर्क में चेंज करना है और पाई नेटवर्क को टी में चेंज करना है। ये है। आपको अगर टी नेटवर्क बना के दे देता है, न्यूमेरिकल आता है इसका, टी नेटवर्क बना के दे दिया, बोलेगा पाई में कन्वर्ट करके पाई नेटवर्क बनाइए, और पाई में दे दिया तो बोलेगा कन्वर्ट करके टी में बनाइए। लेकिन आप ऐसा नहीं बना सकते कि जेड यहाँ दे रखा है तो उसकी वैल्यू यहाँ रख दो। ऐसे नहीं होता है, दोनों की वैल्यू चेंज हो जाती है। फॉर्मुलेज होते हैं जो ड्राइव होके आएंगे। अगर टी का आपको मान लिया ये तो Z1 Z2 Z3 है, हटाओ इसे सी को, अब इसे पाई में बोल दिया तो मतलब Z1 को आपको ZA में चेंज करना है, तो Z1 को ZA में चेंज करने के लिए फॉर्मूला ड्राइव होगा। उस फॉर्मूले से आपको टी को पाई में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ऐसी Z2 के लिए करूंगी, ऐसी Z3 के, तो ये टी से किस में चेंज हो जाएगा? पाई। हाँ ऐसे नहीं, हाँ Z1 ZA में होगा, Z2 ZB में होगा, Z3, लेकिन फॉर्मूले होते हैं इनके निकालने के, वो फॉर्मूले ड्राइव करने हैं और फिर आपको टी से पाई में और पाई से टीन में पढ़ना है। ये है, आगे समझ में? कल करवाऊंगी स्टार्ट। 2 टॉपिक है, कल शायद हो जाएगी यूनिट कंप्लीट, कल नहीं तो परसों हो जाएगी। कल क्या है? कल की छुट्टी क्यों है?